हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज जो कि डेडिकेटेड होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। ये सीरीज जो है आपके लिए सीजीपीएससी की अपकमिंग एग्जाम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके सीएसईबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो होगी वो आपको गेट के एग्जामिनेशन में भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में और दूसरे जितने भी आप पीएसयू में अपीयर होंगे उनके लिए भी आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी काम आएगी। तो मैं कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट से आपको लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, समय समय पे वीडियो लेक्चर अपलोड की जाएगी और आप लोग अगर मेरा समर्थन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट करना मुझे बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें बिना स्किप करें। वीडियो में कंपलसरी लाइक करें, कमेंट में एक थम्स अप डाल दें, शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जो कि टेक्निकल एग्जामिनेशन फील्ड से रिलेटेड है और वो इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो के पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा जो लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपीयर हो रहे हैं और सीएसईबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन में दिए हुए नंबर में आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन बैच भी चालू करने वाले हैं, उसके बारे में भी आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को देखिए पहले, उसके बाद जो है इस लेक्चर में आएंगे और आप प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसका एक लिंक आपको मेंशन किया होगा, आप वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। उससे रिलेटेड फीस वगैरह की सारी डिटेल्स जो है वो आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटलीस्ट अगर आप पेड टेस्ट पे अपीयर नहीं होना चाहते हैं तो फ्री आपके जो टेस्ट पेपर है उसको ज़रूर दीजिए, उससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने एक टेक्निकल जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। आप उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप वाला लिंक जो है उसमें मैसेज करिए अपने नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ। मैं आपको टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है। अभी 50 के आसपास मेंबर हो गए हैं। आप भी जुड़िए ग्रुप से और ग्रुप में जो भी सर्विसेज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक हमारा पेज है, उसमें आपको कंपलसरी उसे फॉलो करिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जो है रेगुलर करंट अफेयर के कंटेंट्स अपलोड किए जाते हैं। आप उनको देखकर भी अपने एग्जामिनेशन में फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो है आपका जीएस का सेक्शन है, उसके लिए करंट अफेयर आपको काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा सीएसईबी जेईई में भी आपका जीएस का सेक्शन है। जीएस का मतलब 5 ही क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से, और आप उसको आराम से वहाँ से अटैम्प्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंपलसरी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ज़्यादा जो ग्रुप की कम्युनिटी अगर हमारी बड़ी बनेगी तो हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रिलेटेड है आपके सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क थ्योरी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में है कि नेटवर्क में हमारे कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं और उनका यूजेस क्या होता है, उनसे रिलेटेड जो भी आपके स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहले आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता है कि नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि नेटवर्क और सर्किट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा हमने ये सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं इसको सर्किट बोल रहा हूँ, नेटवर्क भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ। ऐसे ही यहाँ पर भी एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो ये जो सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है और ये एक नेटवर्क भी है। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। देखो, सर्किट में जो है कंपलसरी सारे एलिमेंट जो होते हैं
वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 वोल्ट का सोर्स इससे कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी ऐसा हैंगिंग या फ्रिंज मटेरियल नहीं होता। तो ये जो हमारा जो बेसिकली डायग्राम बना है, इसको हम लोग सर्किट कह सकते हैं। मतलब इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। नेटवर्क में आपको इस तरीके का हैंगिंग या फ्रिंज मटेरियल दिख जाएगा। जैसे ये 4 ओम का जो आपका रजिस्टर है, वो सर्किट के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड ही है। ये एक ओपन सर्किट एलिमेंट है, ठीक है। तो नेटवर्क में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो दिस कैन बी कॉल एज नेटवर्क। ये सर्किट नहीं है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी हो भी सकता है। मतलब कि ये फ्रिंज मटेरियल अगर नहीं होगा तो भी एक नेटवर्क है, ठीक है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी हो भी सकता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक सर्किट होने के साथ साथ ये एक नेटवर्क भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सर्किट जो मतलब सारे जो सर्किट होते हैं वो एक नेटवर्क होता है, ठीक है। सिलोजिज्म टाइप का हम लोग, सारे सर्किट जो होते हैं वो एक नेटवर्क होता है, जबकि सारे नेटवर्क ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो एक सर्किट हो। जैसे कि ये एक नेटवर्क है बट ये सर्किट के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है कि इसमें सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है, जबकि ये सर्किट होने के साथ साथ ये एक नेटवर्क भी है। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम लोग नेटवर्क कंपोनेंट्स। हम लोग नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ के हो रहा है, पहली चीज़ तो ये समझ लो। देखो, हम लोग का मेन एम जो होता है एक एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम लोग को पावर सिस्टम पढ़ना, ठीक है। हम लोग को बेसिकली जनरेशन वाले इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मशीन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पावर ट्रांसमिशन में हम लोग को करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके एनालिसिस के लिए जो है हम लोग को सर्किट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सर्किट में कितने टाइप के हमारे थ्योरम्स वगैरह होते हैं और हम लोग कैसे इन करंट, वोल्टेज, ये सब चीज़ों को निकालते हैं। वो चीज़ों की अगर हमको जानकारी हो जाती है तो हम लोग पावर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमको काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है सर्किट या फिर नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये, अब सर्किट में कौन कौन से हमारे एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रजिस्टर, ठीक है। अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि रजिस्टर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को अपोज करता है, ठीक है। वो सब जो है आप लोग जानते हो। रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है हम लोग उसको देखते हैं। पहले रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है लम्प्ड पैरामीटर या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो मॉडल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल या फिर एब्सोल्यूट मॉडल बोलते हैं। अब ये है क्या चीज़? जैसे कि हम लोग एक नेटवर्क में, ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें आपका फैन वैन लगा हुआ है दुनियादारी, ठीक है। अब हम लोग क्या है, उस फैन को हम लोग, फैन क्या है, एक तरीके का लोड है। तो लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिखा देते हैं, मान लो हम लोग इसको फैन को हम लोग एक रजिस्टर से दिखा रहे हैं। तो उतना बड़ा फैन को हम लोग एक छोटे से रजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फैन को जो है एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल पे कन्वर्ट किया है, जिसका मतलब है एक रजिस्टर, ठीक है। तो अब इसमें हमने कई सारे एजम्पशन लिए, ठीक है, कई सारे एजम्पशन लिए हैं कि इसका कोई इसके जो एंड्स हैं उसका कोई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे एजम्पशन करके उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया है जो कि है एक सिंपल रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़े लोड को एक छोटे से मॉडल में मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, इसको कहा जाता है लम्प्ड पैरामीटर मॉडल या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बोलते हैं। अब जैसे मान लो एक्चुअल में क्या हम लोग फ़ैन को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते क्या? मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फैन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कई सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या किसी लोड को एक सिंपल रजिस्टर से रिप्लेस किया जा सकता है? एक्चुअली नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि हम लोग उसके लेंथ में वेरिएशन कैसा हो रहा है, एरिया में कैसा वेरिएशन हो रहा है, उसके टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है उसका,
ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो वो हमारा क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल एनालिसिस होता है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल ये सारे इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। काइंड ऑफ एग्जांपल जो है, हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सिंपली लम्प्ड पैरामीटर मॉडल से जो है उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल उसका डिटरमाइन करते हैं। हालांकि ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल भी पूरा एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, सॉरी मैं एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया। ये जो एब्सोल्यूट मॉडल जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जिसको बोलते हैं, ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं होता। इसमें भी हम लोग कई सारे जो टर्म्स रहते हैं उसको भी हम लोग खा जाते हैं, उस पर भी हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है हमारा एग्जैक्ट आउटपुट के आसपास तक आ जाता है। ठीक है, वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेस एनालिसिस करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो वो एकदम नियर अबाउट एक्यूरेट के आसपास तक रिजल्ट हमको दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वगैरह जैसा कि एग्जांपल है, इस तरीके से हम लोग लोड में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट को कंसीडर करके हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। ठीक है, या फिर इसको एब्सोल्यूट मॉडल बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया कि लम्प्ड पैरामीटर मॉडल क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो 20 कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूंगा, या फिर हमारे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करके आपसे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो ये था रजिस्टर के बारे में। इसके आगे के दूसरे जो सर्किट एलिमेंट्स हैं हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और सर्किट एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट है वो है आपका कैपेसिटर। अब कैपेसिटर और रजिस्टर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर और रजिस्टर में बेसिकली पहला डिफरेंस तो यही है कि आपका रजिस्टर के थ्रू अगर आप करंट भेजते हो तो वो कुछ नहीं करता है, केवल आपका पावर को डेसिपेट करता है। ठीक है, डेसिपेट करना मतलब पावर को खर्च करता है आपके इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस। जैसे आप रजिस्टर को आप करंट भेजोगे तो वो I²R ये जो होता है हीट लॉस उसके अक्रॉस होता है। जबकि आपका कैपेसिटर जो होता है, अगर आप इसको कोई चार्ज प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करते जाता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपको, जैसे आपकी बहन है, तो अगर आपकी बहन को आप पैसा देते हो, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स अगर पैसा देते हैं तो वो क्या करती है, सीधा स्टोर कर लेती है। और आप क्या करते हो, आप सीधा जाते हो मार्केट में उसको उड़ा देते हो। तो मैंने बस एग्जांपल दिया। तो कैपेसिटर जो होता है वो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है कि हम जब कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो ½ CV² जो होता है एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, ये तो 11th की चीज़ है, तो सॉरी 11th नहीं 12th की चीज़ है। तो उस फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी को रखता है, तो वो जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए फिलहाल। तो बाद में हम लोग जब ट्रांजिएंट वगैरह देखेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करें। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, इसके लिए बेसिक ओम्स लॉ मैंने लास्ट में आपको रजिस्टर का नहीं बताया था, V=IR होता है और आपका रेजिस्टेंस का जो सिंपल फार्मूला होता है ρL/A। ठीक है, ओम्स लॉ के लिए जो कैपेसिटर के लिए जो होता है वो करंट C dV/dt होता है। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस तो 1/C इंटीग्रल ऑफ I/dt कर देंगे तो आपका वोल्टेज निकल जाएगा। कैपेसिटेंस का जो सिंपल फार्मूला होता है ε0A/d होता है। ठीक है, आपको पता होगा A जो होता है प्लेट ऑफ कैपेसिटर का जो एरिया होता है वो इफेक्टिव एरिया। ठीक है, D जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। नहीं भी कर रहे हो तो 12वीं में पढ़े होगे यार ये सब चीज़। इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, लेकिन इसके स्टोर करने के तरीके में और इसके स्टोर करने के तरीके में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर जो होता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, ½ Li² जो होता है वो एनर्जी जो होता है इंडक्टर जो है स्टोर करके रखता है।
ठीक है। इसके लिए ओम्स लॉ सिंपली होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/L इंटीग्रल V डी टी। ठीक है। इंडक्टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न। ठीक है। और ए क्या है, जो कोर हमने घुसाया, मतलब मान लीजिए ये एयर कोर हो, एयर कोर इंडक्टर भी होता है आपके यहाँ पे, फेराइट का कोर भी हो सकता है, आयरन का भी कोर हो सकता है। जो भी कोर आपने यूज़ किया उसका आपका एरिया होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने दूसरे मटेरियल को डाला है तो यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। एल जो होता है वो आपका इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इंडक्टर। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। मैं केवल अभी बेसिक बता रहा हूँ। ठीक। अभी मैं इसके ट्रांजिएंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग कुछ देख लेते हैं, आपके सर्किट एलिमेंट की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायलैटरल और यूनिलैटरल क्या होता है। एक सर्किट एलिमेंट को हम लोग कब बायलैटरल बोलेंगे और कब यूनिलैटरल बोलेंगे वो समझते हैं पहले। ठीक है। बायलैटरल एलिमेंट में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक सिंपल रजिस्टर। ठीक है। इसके थ्रू हम लोग 3 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं। ठीक है। और इसके अक्रॉस जो है हमने एक सप्लाई भी प्रोवाइड की है 6 वोल्ट की। ठीक है, सिंपल। तो देखिए यहाँ से करंट जो है, करंट का डायरेक्शन पहले केस में जो है वो आपके इस साइड से इस साइड करंट जा रहा है। तो करंट कितना है 3 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो सिंपली क्या होगा, पावर लॉस क्या होगा 3 × 6 मतलब 18 वॉट। ठीक है। अब हमने क्या किया कि करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दिया, मतलब पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो पोलैरिटी को चेंज करने से भी करंट जो है वो 3 एम्पियर जा रहा है। इसके अक्रॉस हम लोग पावर लॉस निकालेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी भी 6 वोल्ट है, लेकिन इसकी पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो इसलिए करंट ऐसे जा रहा था। अब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो इसलिए करंट जो है ऐसे जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी भी जो पावर है वो 18 वॉट है। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को जिससे वोल्टेज पोलैरिटी या फिर करंट का डायरेक्शन चेंज करने से इसके पावर लॉस में जो है वो फ़र्क नहीं आता, ऐसा एलिमेंट कहलाता है आपका बायलैटरल एलिमेंट। ठीक है। अब यूनिलैटरल क्या होता है। यूनिलैटरल वो होता है जैसे कि मान लो एक डायोड है, डायोड में हम लोग जब करंट जो है इसके एनोड में दे रहे हैं, तो एनोड में देने से क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जो है आइडियल केस में जो है रेजिस्टेंस कितना होता है 0 होता है, तो करंट जो है वो पूरा पास कर रहा है डायोड से। ठीक है। तो हम लोग पावर लॉस वगैरह तो उसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है। लेकिन जब हम इसके करंट को का डायरेक्शन या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो ये एक्सपीरियंस करता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है। तो डायोड में जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है एस हम लोग पोलैरिटी को जब चेंज करते हैं तो। ठीक है। तो पावर लॉस में जो है वो फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मान लो ये आइडियल डायोड ना हो, एक प्रैक्टिकल डायोड हो, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये ड्रॉप भी एक्सपीरियंस करेगा। तो पोलैरिटी को चेंज करने से अगर रेजिस्टेंस के जो एलिमेंट है, एलिमेंट के पावर लॉस में अगर कोई फ़र्क आता है तो ऐसा एलिमेंट जो है वो आपका यूनिलैटरल एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल BJT, FET और डायोड। आप पोलैरिटी जो चेंज करिए और आपका जो इफेक्टिव आपका पावर लॉस होगा वो उसमें चेंज आएगा। ठीक है। बायलैटरल एलिमेंट का एग्जांपल है आपका RLC, सिंपल, जो आपके बेसिकली सर्किट एलिमेंट होते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। वैसे लाइव लेक्चर नहीं है ये, आप मेरे को मैसेज करके पूछिएगा। ठीक है। इसके आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, वो थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ और सर्किट एलिमेंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उस पर सबसे पहले है आपका एक्टिव और पैसिव। ठीक है। तो किस एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे और किस एलिमेंट को हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। एक्टिव एलिमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो कि सर्किट को पावर डिलीवर करता है या फिर सर्किट को एनर्जाइज करता है या फिर सर्किट को ड्राइव करता है, ऐसा एलिमेंट कहलाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। मतलब
द एक्टिव एलिमेंट कैन बी कॉल्ड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोग एक्टिव एलिमेंट को सोर्स कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपका बैटरी, ठीक है, बैटरी क्या करता है, आपके सर्किट को पावर देता है। ठीक है, तो पावर देता है तो सिंपल सा मतलब यही है कि वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर? लेकिन बैटरी किस केस में आपका सिंक बन जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा सर्किट एलिमेंट जो कि सर्किट से पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एक रजिस्टर में अगर आप करंट दोगे तो रजिस्टर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट पावर को डेसिपेट करेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा सर्किट एलिमेंट जो कि आपका पावर डेसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड एज सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सा एग्जांपल आप को मैंने रजिस्टर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। अब हम लोग सर्किट एलिमेंट को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये सोर्स है या फिर सिंक है, उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी सर्किट एलिमेंट का अगर हमको वी आई कैरेक्टरिस्टिक पता है तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा हमने जो इनिशियल डिस्कस किया था यूनिलैटरल और बाईलैटरल, वो भी हम लोग देख के पहचान सकते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक को। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे ये V है आपके y एक्सिस पे, I जो है वो आपके x एक्सिस पे है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर किसी सर्किट एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक आपके फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट पे लाई करता है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, सिंपल सा मतलब सर्किट से वो पावर ड्रॉ कर रहा है, तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया, वो आपका सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, तो वो भी एक पावर को एब्जॉर्ब करना बताता है। मतलब पावर इज इक्वल टू, अगर V इंटू आई मतलब पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या कहलाएगा कि ये सर्किट से पावर को ड्रॉ कर रहा है। अगर पावर जो है वो नेगेटिव हो जाए किसी केस में, तो इसका मतलब यह होता है कि वो सर्किट को पावर दे रहा है। तो मतलब अगर यहाँ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी का कैरेक्टरिस्टिक लाई करता है तो वो कहलाएगा आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या फिर उसको एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे अगर लाई करता है तो उसको पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तो मैंने वही लिखा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर लाई करेगा तो वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आपके पैसिव कहलाएगा। सेकंड आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये तक क्लियर। अब देखते हैं कि अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यूनिलैटरल बाईलैटरल एलिमेंट जो होते हैं वो जनरली आपके सिंक होते हैं, मतलब पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो पैसिव एलिमेंट में अगर किसी का जो पैसिव एलिमेंट का जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर सिमेट्रिक हो, मतलब यहाँ से और यहाँ पे सेम आपका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो वो सेम हो, मतलब ओरिजिन के अबाउट आपका सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है तो वो कहलाएगा आपका बायलैटरल एलिमेंट। ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिंपल सा वो यूनिलैटरल कहलाएगा। अब ओरिजिन के अबाउट का कहने का मतलब हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको। सिंपल सा ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि मैंने एग्जाम्पल पे लिया है। ठीक है, ये सिंपल सा रजिस्टर का आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट हम लोग एक मिरर रखते हैं और मिरर रखते हैं तो इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ड्रॉ हुआ है, इसको हम लोग पलटाएंगे ऐसा, तो ये इसके साथ सिमेट्री होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको जैसा कि बताया सिमेट्री होने से वो बायलैटरल एलिमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये बायलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का मतलब ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लाई कर रहा है आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये एक पैसिव एलिमेंट पे, सिंपल। ठीक है, या फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखते कि ये और ये सिंपल सा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है आपका डायोड का।
ठीक है, ये था रजिस्टर का। ठीक है, अब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? डायोड जब फॉरवर्ड बायस पे रहता है तो वो क्या होता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जब वो एक फर्दर कंडक्शन लेवल के बाद जो है वो आगे कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब वो सैचुरेट होना चालू हो जाता है, इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा करंट जो है उसकी वैल्यू जो है फिक्स हो जाती है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड जो है कंडक्ट नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। तो एक लिमिट के बाद, एक वोल्टेज लिमिट के बाद क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो है ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पूरा कंडक्ट हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक तरीके से कह सकते हो डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो ये क्या है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर ड्रॉ कर रहा है। सेकेंड चीज़, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक सिंपल SCR का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, SCR में हम लोग गेट करंट देते हैं। गेट करंट के बाद एक सर्टेन करंट के बाद जो है SCR कंडक्ट करना चालू करता है और वो कंडक्ट सीधा करता है। रिवर्स बायस के केस पे जो है SCR जो है वो आपके एक ब्रेकडाउन लिमिट तक कंडक्ट करता है, सॉरी कंडक्ट नहीं करता है, एक ब्रेकडाउन लिमिट के बाद जो है वो कंडक्ट करना चालू करता है, तो वहाँ पर से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो देखो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है, तो ये भी एक पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट है। सेकंड चीज़, ये आपस में सिमेट्रिक नहीं है, तो ये क्या है, ये भी एक यूनिलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी यूनिलैटरल हो गया। ठीक है, SCR का बड़ा भाई ट्रायक। ठीक है, ट्रायक जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक पैसिव एलिमेंट है। ट्रायक जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है, रिवर्स बायस में भी काम करता है, सॉरी रिवर्स बायस में नहीं काम करता है, उसकी कुछ और चीज़ें होती हैं। हम लोग जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों तरफ डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसके अलावा ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, हैंस ये क्या है, एक बाइलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। इसके बाद आप कोई भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सर्किट एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी। इसके बाद की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ एक्सक्लूसिव केस देखते हैं जिसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल ये। ठीक है, ये क्या है, अब ये एक्टिव है या पैसिव है, एक बात बताओ मेरे को। ठीक है, आप बोलोगे कि ये तो है, इधर जो है आपका पावर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये सिंपल सा आपका पैसिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, पैसिव एलिमेंट हो गया, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इधर भी है, मतलब यहाँ पे पावर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो है ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाया गया है वो बेसिकली आपके मोटर और जनरेटर का केस है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो पावर डिलीवर करेगा तो मतलब ये एज अ एक्टिंग जनरेटर, और यहाँ पर जब पावर एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब ये मोटर की तरह ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, एक जनरेटर मोटर की तरह ऑपरेट करता है सर्टेन कंडीशंस पे। ठीक है, आप जब मशीन वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किन किन केसेस पे जो है एक जनरेटर मोटर की तरह ऑपरेट करता है। ठीक है, तो मतलब ये पावर देता भी है और पावर ले भी सकता है, सर आपके लाइन से पावर ले भी सकता है। वो कंडीशन जो है वो बहुत सारी होती है, जैसे प्राइम मूवर का फेल हो जाना, ये सब दुनियादारी आप पढ़ोगे आपके मशीन में। ठीक है, तो एक एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो पैसिव एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही आपका फेमिलियर एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैसिव मतलब एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट कभी भी बन सकता है। सिंपल से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक बैटरी। आपका मोबाइल फ़ोन तो आपके हाथ में होगा, आप जानते होंगे। तो जब आप मोबाइल फ़ोन को आप ऑपरेट करते हो तो ऑपरेट कैसे करते हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में एक बैटरी होती है। बैटरी क्या करती है, आपके मोबाइल फ़ोन के सर्किट को पावर देती है। तो वो क्या काम कर रहा है उस समय, बैटरी सिंपल आपका एक एक्टिव एलिमेंट की तरह काम कर रहा है कि वो मोबाइल के सर्किट को पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब बैटरी क्या है, ठीक है, मोबाइल की बैटरी क्या है उस समय, आपकी एक
एक्टिव एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हो तो आप क्या करते हो, आप घर के जो आपका जो भी आपका सर्किट लगा होता है, ठीक है, आप वहाँ पर जाके अपना स्लॉट में अपना चार्जर फंसाते हो और उसके बाद क्या करते हो, मोबाइल को चार्ज करते हो। तो मोबाइल का बैटरी उस समय क्या कर रहा है, आपके मेन से जो है वो पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो पावर ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब वो उस समय एज अ पैसिव एलिमेंट काम कर रहा है। तो एक एक्टिव एलिमेंट जो है वो पैसिव एलिमेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन एक पैसिव एलिमेंट कभी भी आपका एक्टिव एलिमेंट की तरह काम नहीं कर सकता, कुछ केसेस को छोड़ के। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। मतलब हम लोग एक एक्टिव एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो ग्लोबली एक्सेप्टेड एज अ एक्टिव एलिमेंट ही होता है। मतलब जनरेटर मोटर की तरह ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो जनरली जो है वो पावर डिलीवरिंग एलिमेंट ही माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसको ओवरऑल एक्टिव एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, अभी मैं फटाफट लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे की चीज़ें देखते हैं। मैं आपको कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बताने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर हम लोग उसको एज अ पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसिव एलिमेंट जो है वो एक्टिव एलिमेंट नहीं बन सकता। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो एक्टिव एलिमेंट बन सकता है सर्टेन गिवन क्राइटेरिया पे। जैसे कि आपका अगर सर्किट में सोर्स प्रेजेंट है, तो जब तक सोर्स प्रेजेंट है, मान लो सोर्स एक तरीके से मान लेते हैं आपका बाप है, ठीक है। आपके घर में जब आपके डैड या पापा रहते हैं तो घर में तो पापा की चलती है, ठीक है। लेकिन जब पापा बाहर चले जाते हैं तो फिर घर कौन चलाता है, या तो आपकी मम्मी चलाती है या फिर आपकी बहनें चलाती है, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के पास होते हैं ना। आप तो केवल पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट, मतलब एक तरीके से रजिस्टर हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे ही आपका कैपेसिटर और इंडक्टर है। कैपेसिटर और इंडक्टर तब तक आपके घर में जो है एज अ पैसिव एलिमेंट की तरह काम करेंगे, मतलब घर में मतलब सर्किट में एज अ पैसिव एलिमेंट की तरह काम करेंगे जब तक सर्किट में सोर्स प्रेजेंट है। जब सोर्स जो है सर्किट से हट जाता है तो कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो पावर को स्टोर करते हैं। पावर मतलब एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। उनमें एनर्जी होती है। कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और आपका इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और वो सर्किट को तब ड्राइव करता है जब सोर्स जो है सर्किट से एब्सेंट हो जाता है या फिर सोर्स खत्म हो जाता है सर्किट से, ठीक है। तो कैपेसिटर कैन बी कॉल्ड एज अ पैसिव एलिमेंट, बट लोकली जो है एज अ एक्टिव एलिमेंट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से पैसिव एलिमेंट कहना एक तरीके से गलत चीज़ है, ठीक है। लोकली जो है ये आपका एक्टिव एलिमेंट की तरह काम कर सकता है गिवन सर्टेन क्राइटेरिया पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से डायोड और ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर जो है सर्किट में जब सर्किट एलिमेंट की तरह काम करते हैं तो वो एक पैसिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन डायोड और ट्रांजिस्टर से जब एम्पलीफायर बना देते हैं, ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, पावर देता है सर्किट को। तो उस केस में इसको लोकली एज ए एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो एक पैसिव एलिमेंट जो है इसको लोकली एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पैसिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है कहना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है, ठीक है। तो एक एक्टिव एलिमेंट कभी भी पैसिव एलिमेंट बन सकता है, लेकिन एक पैसिव एलिमेंट कभी भी एक्टिव एलिमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। लोकली बन सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन सकता, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इसमें डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कशन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आए हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया है, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक में पूछा था कि ये किस तरीके के सर्किट एलिमेंट है, ठीक है। उसमें लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी का भी एक कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। लीनियरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, सर्किट में जब स्लोप कांस्टेंट हो, सर्किट में स्लोप जब कांस्टेंट हो तो ऐसे एलिमेंट को लीनियर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखो
तो सोर्स स्लोप जो है वो कांस्टेंट है ना। तो इसलिए यहाँ तक क्या है, ये एक लीनियर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ सर्किट क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ओवरऑल नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट का कर्व है। ठीक है, सेकंड चीज, ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देख के बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है, V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा। हैंस ये पावर ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये क्या है, आपका सिंक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बताओ देख के कि ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है। बायलैटरल के बारे में मैंने क्या बताया, ये और ये सिमेट्रिक होना चाहिए ओरिजिन के अबाउट। अगर कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या है, ये बायलैटरल एलिमेंट है। तो ये वाला हिस्सा देखो और ये वाला हिस्सा देखो सेम है, हैंस ये एक बायलैटरल एलिमेंट होगा। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें दी थी उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। अब देखो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो v इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये कर्व का भी स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर है, पहला चीज़ तो ये आ गया। अब v इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन देखो नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, या फिर ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये यूनिलैटरल और बायलैटरल है। देखो ये दूसरे के सिमेट्रिक है, पहले से नॉन लीनियर है तो क्या हो गया, सिमेट्रिक है, हैंस ये क्या होगा, एक बायलैटरल एलिमेंट है ये। ठीक है, बायलैटरल की स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो चलेगा, लेकिन आपको समझ में तो आ गया कि ये बायलैटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया रहेगा और आपको देख के पहचानना है कि यूनिलैटरल, बायलैटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, और इसके अलावा ये सोर्स है या फिर सिंक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा और वहाँ पर आपको टिक करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन कि KVL और KCL हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में क्यों एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या फिर वो अगर KVL और KCL को हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में अप्लाई करें तो वो वहाँ पर काम नहीं करते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि KVL और KCL को हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में जो है हम लोग एप्लीकेबल नहीं करते। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोग लाइन पढ़ते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो हम लोग वहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं जिसको रिग्रेस एनालिसिस बोलते हैं। तो वहाँ पर KVL और KCL क्यों अप्लाई नहीं किया, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है नीचे कमेंट में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, हमने नेटवर्क पैरामीटर्स देखा, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट देखे और ये सब चीज़ें देखी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की वीडियो लेक्चर आपके लिए लाता रहूँ तो आपका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक वीडियो लेक्चर बनाने में मुझको लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, उसकी प्रिपरेशन, एडिटिंग, सब चीज़ मिला के। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन करने में तो और टाइम लगता है। अगर आप ये काम खुद से करोगे, मतलब आप मेरे वीडियो लेक्चर को प्रमोट करोगे शेयर करके, तो उससे क्या होगा, मेरा ये टाइम बचेगा, व्यूज़ आएंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, और व्यूज़ अगर आते हैं मेरे वीडियो लेक्चर पे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अदरवाइज़ में क्या होगा कि मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा और आपकी तैयारी जो अगर आप पे मेरे पे डिपेंडेंट है तो अफेक्ट होगी। तो उसके लिए आपको काम करना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वो CSEB, JEE, आपके CGPSC, SCS, गेट, ES और बाकी PSUs की तैयारी कर रहे हैं, उनको कंपलसरी शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक में टैप करके जो टेस्ट सीरीज वाला लिंक है उसमें जाके रजिस्टर करिए खुद को। ठीक है, ज़्यादा पैसे की टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ आप वो टेस्ट सीरीज का पेपर ज़रूर दीजिएगा, उससे हमारी भी थोड़ी इनकम होगी, लेकिन उस इनकम का मैं आपको 4-5 गुना ज़्यादा, इवन 10 गुना ज़्यादा मैं आपको रिटर्न प्रदान करूँगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो इतना सपोर्ट करिए, काफ़ी होगा। नीचे व्हाट्सएप वाले लिंक पर जाकर आप मुझे नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ भेजिए ताकि मैं आपको टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा।
इसके अलावा हम लोग बहुत ही जल्द टेक्निकल टेलीग्राम ग्रुप भी लाने वाले हैं, आप वहाँ पे भी जानकारी प्राप्त करेंगे इन फ्यूचर। बट फिलहाल के लिए तो इतना ही, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और आखिरी में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।